नमस्कार दोस्तों, क्लॉग मी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और आपको इसकी पीडीएफ इस चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी। तो आपको लिखने का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें स्थिति और विस्तार होता है, जिसका उच्चावच होता है, जिसमें अपनी स्थिति और विस्तार, एक क्षेत्र होता है, एक एरिया वॉल्यूम होता है, उसके ऊपर धरातल होता है। इस तरह का प्रदेश जिसमें भौतिक प्रदेश है तो इसका मतलब अपने पृथ्वी पे रहता है वो, और उसमें जलवायु, वर्षा, अपने सारी गतिविधियां जो है उसमें शामिल होती हैं दोस्तों। तो भौतिक प्रदेश की हम परिभाषा देख सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति और विस्तार वो क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश। अब ये भौतिक प्रदेश है, इनका अलग अलग, किसी ने किस तरह से भौतिक प्रदेश को बांटा है, किसी ने किस तरह से भौतिक प्रदेश को बांटा है। कोई विद्वान कहता है इस तरह का भौतिक प्रदेश ये कहलाता है, जिसमें पानी ज्यादा होता है वो समुद्री प्रदेश कहलाता है, जिसमें पहाड़ ज्यादा होते हैं वो पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। कोई कह रहा है जिसमें नदी ज्यादा होती है वो नदी वाला प्रदेश कहलाता है। तो अलग अलग मत थे, तो हम कुछ लोगों के मतों का और सामान्य वर्गीकरण को देखते हुए हम व्यक्तिगत वर्गीकरण देख रहे हैं, जो राजस्थान का श्रीमान वीसी मिश्रा द्वारा 1967 में 1967 में करा गया था। और इन्होंने अपना किताब लिखी थी, एक उसका नाम है राजस्थान का भूगोल। किताब का क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने वीसी मिश्रा जी सर ने 1967 में इसका वर्गीकरण करा, और ये इस वर्गीकरण में उन्होंने 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, वीसी मिश्रा महोदय ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। 7 भागों में बांटा। ठीक है, और उन्होंने, उनकी किताब थी राजस्थान का भूगोल, और 1967 में उन्होंने ये वर्गीकरण करा था। उन्होंने बताया, सबसे पहला वो कहा कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके लिए वीसी मिश्रा महोदय ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश नामक वर्गीकरण करा। उस भाग में आप जानते हो कि मरुस्थलीय प्रदेश है, पूरा मरुस्थल पाया जाता है। जो मरुस्थलीय भाग है उसके जस्ट पूर्व में, मरुस्थलीय पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पूरा मरुस्थल है। उसके थोड़ा पूर्वी भाग में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बताया वीसी मिश्रा महोदय ने। फिर उसके ऊपरी भाग जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला पार्ट है, उसके लिए उन्होंने नहरी प्रदेश बताया। वर्गीकरण जो करा भौतिक प्रदेशों का, तो नहरी प्रदेश बताया। उसके पूर्व में जो भाग है, इसके अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में भाग है, उसको अरावली पर्वतीय प्रदेश बताया। अरावली पर्वतीय प्रदेश बताया। पूर्वी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, जो अलवर, भरतपुर का ऊपरी पार्ट है दौसा का, इसके लिए उसने पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश बताया, क्योंकि यहाँ पर कृषि और उद्योग, ये अलवर के भिवाड़ी वगैरह में उद्योग अच्छे खासे लगे हुए हैं, तो इसलिए औद्योगिक प्रदेश बताया। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, जो अपना साउथ का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला पार्ट है, उसके लिए उन्होंने दक्षिण पूर्वी प्रदेश बताया। और बीहड़ प्रदेश, जो अपना हड़ौती का पठार है, जहां पर अपने चंबल का क्षेत्र है, उसके लिए उन्होंने बीहड़ प्रदेश। अब इसको अपन एक मैप में कहां कहां है उसके द्वारा देखते हैं। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट जो वीसी मिश्रा महोदय ने बताया था, ये वाला पार्ट क्या है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके बाद अपना ये वाला पार्ट है, ये नहरी प्रदेश है। ये वाला पार्ट है नहरी प्रदेश है। ये वाला जो पार्ट है ये अर्ध शुष्क
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो पार्ट है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जो बीच का ये वाला पार्ट है ये अरावली पर्वत प्रदेश है। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, वीसी मिश्रा महोदय ने बताया कि ये वाला जो पार्ट है इधर का बीकानेर का कुछ पार्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये वाला पार्ट है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ पार्ट ये नहरी प्रदेश है। और ये बीच का ऊपर से चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, इधर से अपना ये वाला पार्ट पूरा जालौर, राजसमंद, इस तरह का पार्ट ये क्या है, अर्धशुष्क प्रदेश है। और फिर ये अंदर का अपने अलवर, जयपुर, दौसा, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, भीलवाड़ा, इधर से होके जो पार्ट आ रहा है ये वाला पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और ये वाला जो अलवर का भाग है, अलवर के पूरा है, भरतपुर, धौलपुर, ये है पूर्वी मैदानी कृषि प्रदेश, पूर्वी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश है ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट उन्होंने बीहड़ प्रदेश बताया, जो अपने बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये वाला इलाका है, ये इसको बीहड़ प्रदेश बताया। और इसको दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश बताया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हाँ ये सही। उन्होंने कलराज मिश्र ने 7 भागों में बांटा था। उसके बाद अपन सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे, बिना रुके अपन सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे। सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण है किसी भौगोलिक प्रदेश का, वो उस प्रदेश का उच्चावच, उच्चावच क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है उसको हम समुद्र से तुलनात्मक रूप से देखते हैं, उसको हम उच्चावच बोलते हैं। और उच्चावच और जलवायु, जलवायु तो आप जानते हो लंबे समय का एक प्रदेश विशेष के मौसम का वर्गीकरण, उसको मौसम को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो ये इस तरह से हम सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं ना, तो उस आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पश्चिम वाला जो पार्ट है अपना, जो सबसे पश्चिम वाला पार्ट है उसको हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। और उसके बीच वाला पार्ट है उसको हम अरावली प्रदेश कहते हैं। और इसका अभी आपको एक मैप दिखेगा, देखो ये मैप दिख रहा होगा आपको, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण करा हुआ है। उसमें आपको ये दिख रहा है कि पश्चिम का मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये अलग से आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें राजस्थान का पश्चिमी पार्ट आ रहा है और ये एक पैरेलल इस तरह से वो बना हुआ है। इसके बीच वाला पहाड़ है, पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश जो है, उसकी वजह से ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अपने यहाँ उदयपुर से लेकर और यहाँ से शुरू करके ये और इतना है। इसके बाद अपन देखते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इधर भरतपुर, धौलपुर, इधर से शुरू करके सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, इस तरह से शुरू करके इधर से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर से ये पूरा भाग ये क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। इसमें क्या अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और ये इसके साथ वाला पार्ट आता है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है।
पहला भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा भाग इसका अरावली प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, तीसरा भाग पूर्वी मैदानी कृषि प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जहां हाड़ौती का पठार है। तो इस तरह से दोस्तों इसका सामान्य वर्गीकरण में 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया। किस किस के आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर। इसको अपन देखेंगे, जो मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनको अपन अलग अलग वर्गीकरण से देखते हैं। तो सबसे पहला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40% है। इसमें मध्य अरावली प्रदेश में 10% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% है। ठीक है दोस्तों। और जिले इसमें जो पश्चिमी वाला पार्ट है उसमें जिले अपने हैं 12, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में जिले हैं 13, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिले हैं 10, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जिले हैं 7। इस तरह से दोस्तों इसका भाग ये प्रतिशत में इतना है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो भाग वो 66.89% है, इसका 23% है, इसका 61.11% है, और इसका 9% है। ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र का इसका वर्गीकरण है कि भाई प्रतिशत के आधार पर कितना है। और इसमें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी मृदा जो है ना वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे रेतीली और बलुई मृदा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, क्योंकि वहां पर प्रदेश में बालू तो पाई जाएगी, पश्चिमी भाग है तो बालू पाई जाएगी। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है तो इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। कौन सी मृदा पाई जाएगी दोस्तों? पर्वतीय, क्योंकि वो पर्वतीय भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। जलोढ़ और कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है? जिस क्षेत्र में नदियों का प्रवाह होता है और उसमें हमेशा नदी की वजह से हर साल नई मिट्टी आ जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और कछारी जहां पर मिट्टी आ जाती है और उस क्षेत्र में क्या कहते हैं, वनस्पति के चीजें और मिलने के बाद में वो कछारी मृदा बन जाती है। और इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली और रेगुर मृदा पाई जाती है। इस तरह से दोस्तों मृदा का इस क्षेत्र में मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इसके बाद अपन जलवायु देखें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाएगी? उप आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। उप आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। इस तरह जलवायु का वर्गीकरण सामान्य भौगोलिक स्थितियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन देखें तो इसमें कितने जिले थे? 12। ये कौन सा भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसमें कितने हैं जिले हैं? 12 जिले हैं। और ये वाला पार्ट अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और ये वाला पार्ट अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है।
पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वाला पार्ट अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब आपको याद होना चाहिए ये पूरा, इसमें 7 जिले हैं टोटल, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस तरह मिला के टोटल अपने सवाई माधोपुर, टोंक, इनका कुछ पार्ट, इस तरह से टोटल मिलाकर चित्तौड़गढ़, ये पूरा पार्ट मिला के 7 जिले इसमें पाए जाते हैं। ये बीच वाले में 10 पाए जाते हैं। इसमें ये एक चीज आपको याद रखनी है, सिरोही यहां पड़ता है। सिरोही यहां पड़ने की वजह से सिरोही को मरुस्थल में शामिल नहीं करा गया, सिरोही को अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल किया गया है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, पर्वत जैसी स्थिति होने के कारण सिरोही को। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिरोही निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है, और उसमें जिले दे देते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिरोही जिला है वो पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश में नहीं आता है, बहुत कॉमन सा चीज है। अब अपन जलवायु का देखेंगे तो यहां कैसी जलवायु पाई जाएगी, पश्चिम में जो भाग पाया जाएगा तो यहां शुष्क जलवायु पाई जाएगी, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं अपन इसको, मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये वाला पार्ट है, इसमें अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र जलवायु, अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु, और ये वाला पार्ट है इसमें आर्द्र जलवायु, और ये वाला पार्ट है इसमें अति आर्द्र। तो इस तरह जलवायु का इस एक फ्लो बन रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ एक फ्लो बन रहा है। मरुस्थलीय जलवायु, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। इस तरह से जलवायु का वर्गीकरण ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका अपन अध्ययन करें तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दिया गया है, थार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, थार का मरुस्थल। और इसका निर्माण कौन कौन से कालों में हुआ था, टर्शियरी और प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन अभी लेटेस्ट वाला काल है, और उससे पहले वाला जो काल था उसका नाम टर्शियरी था। टर्शियरी में हिमालय का उत्थान आखिरी स्टेज में था, और उसके बाद वहां पर कौन सी नदी निकली थी, सरस्वती नदी निकली थी। तो उस तरह से उसके बाद में प्लीस्टोसीन काल में सरस्वती नदी वहां थी। इस वजह से जो बालू लाई गई थी तो वो बालू की वजह से थार का निर्माण हो गया, और नदी ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, अपना जगह पर परिवर्तन कर लिया। तो इससे क्या बन गया, थार का मरुस्थल बन गया। इस थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है अपन देखें, लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। इस तरह से आपको याद रखना है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के, आपको ये फैक्ट याद रखना है। देखो मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ढाल किधर से किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये घग्गर नदी है। और ये घग्गर का आप किस तरफ घग्गर जाती है तो ये आपको देख सकते हैं, यहां पर ये बन जाती है। और ये नदी कौन सी है, लूनी नदी। इसका भी किस तरफ से किस तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तार है दोस्तों। किधर से किधर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मरुस्थल का अध्ययन अपन करें तो वहां का कैसे करेंगे, शुष्क मरुस्थल, और दो पार्टों में बांटा, पहला वाला ए और दूसरा वाला बी। ए पार्ट शुष्क मरुस्थल जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, और दूसरा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल
जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर है। अब ये कहाँ है? शुष्क मरुस्थल बिल्कुल पश्चिम वाला पार्ट है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला। और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर बरसात वाला इसके आगे वाला पाया जाता है। शेखावाटी वाला पार्ट चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालोर, राजसमंद, इस तरह से ये वाला पार्ट कौन सा होता है? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो इस तरह से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, बालू का प्रदेश और बालू का स्तूप वाला प्रदेश। ये 41.5% है और ये 58.5% इसमें से। और इस अर्ध शुष्क को भी अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश कहाँ है? बाड़मेर, जालोर, इस वाले इलाकों को क्या कहते हैं? गोडवार प्रदेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है। लूनी बेसिन जो है, राजसमंद जो वहां है उसमें लूनी नदी है, नागौर से ही शुरू हो जाता है ये, और लूनी बेसिन इसको कहते हैं। इसके बाद में उसके ऊपर वाला पार्ट है नागौर उच्च भूमि है, तो नागौर जोधपुर के आसपास वाला पार्ट ये आ जाता है। और शेखावाटी का आंतरिक अपुआ मैदान, जिसमें अपना चूरू, झुंझुनू, चूरू तो इतना नहीं है, अपने झुंझुनू, सीकर, ये इसका पार्ट आ जाता है। और फिर ये ऊपर वाला पार्ट घग्गर का मैदान आ जाता है। तो इस तरह से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इसको क्षेत्रफल के हिसाब से अब अपन देख लेते हैं। ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका 1 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका अर्ध शुष्क वाले का क्षेत्रफल कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस तरह से अपना एक पार्ट जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, ये अपना एक भौतिक प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अपना अरावली और पूर्व का मैदान और ये सब बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं।